छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र के आदिवासी पिछले एक दशक से आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन बीते दिनों और तेज हो गया क्योंकि वहां कोयला परियोजनाएं फिर से शुरू हो गई और खनन की परियोजनाओं को स्वीकृति देना फिर से वहां केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला जी। सर, सबसे पहले हम ये बताएं कि जो ये हसदेव अरण्य क्षेत्र है, इसको बचाने का आंदोलन अभी चल रहा है। 300 किलोमीटर का आप लोगों ने रायपुर तक पैदल यात्रा की। हसदेव अरण्य क्षेत्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, हसदेव का जंगल सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण वन इलाका है। इस वन इलाका महत्वपूर्ण है, इसको स्वीकार स्वयं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 2010 में स्वीकार करते हुए इसे नोगो इलाका घोषित किया था, क्योंकि ये घना वन इलाका है। हसदेव नदी का कैचमेंट है जिसमें बांगो डैम बना हुआ है जिससे 2.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। जो विविधता बहुत समृद्ध है, पर्यावरणीय संवेदनशीलता बहुत इलाका है और आदिवासियों का अपनी आजीविका, संस्कृति और अस्तित्व इस जंगल से जुड़ा हुआ है। ये एक जंगल है जो कि कान्हा को पलामू झारखंड के जंगल से कनेक्ट करता है और वाइल्ड लाइफ का अपना इलाका है, हाथी का कॉरिडोर है। यहाँ के खनन होने से निश्चित तौर पे इस वन की समृद्धि, ये जंगल ही खत्म होगा और उसके प्रभाव जो है बहुत अपरिवर्तनीय प्रभाव हैं। आदिवासियों का विस्थापन होगा और इसके खिलाफ पिछले एक दशक से यहाँ के ग्राम सभाएं आंदोलनरत हैं, क्योंकि यहाँ पे कोल माइनिंग में इस पूरे इलाके को खत्म किया जा रहा है। और यहाँ का जो क्षेत्र है वो संविधान की 5वीं अनुसूचित इलाका है, जहाँ पे आदिवासियों के उनके जल जंगल जमीन की सुरक्षा के विशेष अधिकार प्राप्त हैं और किसी भी परियोजना की सहमति लगने के पूर्व ग्राम सभाओं से अनिवार्य सहमति की आवश्यकता है। जैसा कि मतलब आपने कहा कि ग्राम सभाओं की अनुमति की ज़रूरत है, लेकिन मैं अभी पढ़ रहा था कि फर्जी ग्राम सभाओं से अनुमति ली गई। तो हमें ये बताएं कि ये फर्जी ग्राम सभाएं कैसे होती है, क्योंकि ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि हर गाँव के एक इंडिविजुअल्स की से उनका पक्ष लिया जाएगा। तो ये कैसे होता है? देखिए, जो ग्राम सभा है पंचायती राज व्यवस्था जो विकेंद्रीकरण के लिए लाया गया था और 5वीं अनुसूचित इलाकों में जो पैसा कानून 1996 आया उसके तहत ग्राम सभाओं के पास विशेष अधिकार हैं, जो गांव की अपनी पुरानी व्यवस्था है, गांव समाज। और भूमि अधिग्रहण के पहले आपको ग्राम सभाओं से परामर्श की अनिवार्य है। लेकिन हसदेव के अंदर कोल बेलिंग एक्ट 1957 लगा के लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पैसा कानून लागू नहीं होता, हमें ग्राम सभाओं से कोई सहमति की जरूरत नहीं है, जो पूर्णतः गलत व्याख्या है, गैर कानूनी है, संविधान की 5वीं अनुसूची का उल्लंघन है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण है कि 2006 में जब वन अधिकार मान्यता कानून आया तो उसके अंदर ये प्रावधान है कि कोई भी जंगल की जमीन वन, उसकी यदि वन स्वीकृति, क्योंकि आप जंगल को काट नहीं सकते, गैर वन कार्यों में इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस वन स्वीकृति नहीं होता है। और वन स्वीकृति 2006 कानून आने के बाद ये प्रावधान है कि लोगों के जो राइट्स हैं वो रिकॉग्नाइज होंगे और ग्राम सभाएं सहमति देंगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको समझना है तो आप नियमगिरी का समझिए, जहां पे वेदांता माइनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्राम सभा फाइनल अथॉरिटी होगा। हसदेव की ग्राम सभाओं ने भी कहा कि हम अपने जंगल का विनाश करने की इजाजत नहीं देंगे। और यहां पे ग्राम सभाओं के विरोध को देखते हुए अडानी कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा फर्जी तरीके से दबाव पूर्वक सरपंचों से एक लिखवाया गया कि गांव सहमत है। जब इसकी जानकारी हुई तो लोगों ने शिकायत की। आज भी लोगों के वन अधिकार पेंडिंग है, लेकिन बावजूद उसके उसी फर्जी प्रस्ताव के आधार पे पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पहले स्टेज 1 स्वीकृति जारी की और अब स्टेज 2 फाइनल वन स्वीकृति जारी कर दी। जबकि 4 तारीख को लोग पदयात्रा करके रायपुर पहुंचे थे, 13 तारीख को 300 किलोमीटर इसी मांग पर कि ये जो फर्जी ग्राम सभाओं की प्रक्रिया के आधार पर वन स्वीकृति हुई इसको निरस्त किया जाए और जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया इसको रद्द किया जाए। लेकिन राज्य सरकार ने इन संबंधों में जांच की घोषणा की, लेकिन कोई घोषणा नहीं की और दुखद रूप से केंद्र सरकार के द्वारा सहमति जारी की गई और यह सहमति बिना राज्य सरकार की सहमति के संभव नहीं है। तो अंततः केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस लोगों के इन संवैधानिक अधिकारों की धज्जी उड़ाने में लगे हुए हैं। सर, जैसा आपने बताया कि 2010 में पर्यावरण मंत्रालय ने नो गो घोषित किया था, तो फिर वो नो गो से और फिर यहाँ पे खनन की स्वीकृति मिल रही है,
ये कैसे एक यात्रा हुई 2010 से अब 21 आते आते वहाँ पे खनन की अनुमति दी जाने लगी? तो किन नियमों के आधार पे तब पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि नो गो क्षेत्र है, और किन नियमों पे अब वहाँ पे स्वीकृति दी जा रही है, जरा समझाएं हमें। देखिए, जो नो गो का कॉन्सेप्ट आया था, ये कॉन्सेप्ट ये था कि जो पैरामीटर हैं, मंत्रालय ने ये तय किया था कि भाई कहाँ माइनिंग होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। जो वनों की घनत्वता, जो जैव विविधता, हाइड्रोलॉजी, ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ की उपस्थिति है, सारे पैरामीटर के आधार पे ये तय किया गया था कि देश का कुल कोल बेलिंग इलाके का 10% इलाका ऐसा है जहाँ पे तो माइनिंग होनी ही नहीं चाहिए। हसदेव अरण्य इकलौता एक कोल फील्ड था जो पूरा का पूरा एरिया नोगो इलाका था इन पैरामीटर के आधार पे। बाद में फ्रिंज बोल के वहाँ पे एक कोल ब्लॉक को सहमति दी गई थी, जिसको भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में निरस्त कर दिया। ये कब स्वीकृति दी गई थी? जो पहली कोल ब्लॉक की स्वीकृति 2012 में ही दी गई थी, लेकिन बाद में जो है उस समय जब पलसई स्टिकेतेवासन की स्वीकृति दी थी, उसमें ये भी कहा गया था कि हसदेव में अब किसी अन्य कोल ब्लॉक की सहमति नहीं दी जाएगी। लेकिन बाद में धीरे धीरे गो नो गो के कॉन्सेप्ट को मंत्रालय ने खत्म किया, फिर उसके बाद वायलेट इनवायलेट लेके आए। आज भी हसदेव के 18 कोल ब्लॉक इनवायलेट में है, मतलब वहाँ पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि मंत्रालय अपने ही अध्ययनों को स्वीकार नहीं करना चाहता और कॉर्पोरेट दबाव में हसदेव को ओपन करते हुए यहाँ पे कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट किए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो गो नो गो का ठीक है, जहाँ पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ माइनिंग हो रही है वहाँ पे भी जो नियम है, चाहे वो एनवायरमेंट क्लियरेंस की प्रक्रिया है, फॉरेस्ट क्लियरेंस की है, लैंड, आप उनको तो नियमों के अधीन करेंगे ना। दिक्कत यह है कि आप उन सारी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके लोगों की जंगल जमीन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जो ये यहाँ पे अभी आवंटन हो रहे हैं, वो आवंटन किसको हो रहे हैं, और अगर आवंटन हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, हसदेव के अंदर जब 2014 में कोल गेट के बाद सभी 204 कोल ब्लॉक निरस्त हुए थे, हसदेव के भी 20 कोल ब्लॉक कैंसिल हुए थे। 2015 में मोदी सरकार ने पुनः कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट ऑक्शन शुरू किए। हसदेव के अंदर अलॉटमेंट हुआ राज्य सरकारों को, विभिन्न राज्य सरकारों को कोल ब्लॉक दिए गए। उसका मूल मकसद ये था कि जो कंज्यूमर है उनको फ़ायदा हो, लेकिन राज्य सरकारों ने पिछले दरवाजे से MDO अनुबंध, माइन डेवलपर कम ऑपरेटर के द्वारा इन कोल ब्लॉक को अडानी जैसे समूह को सौंप दिया। हसदेव के अंदर जो 7 कोल ब्लॉक हैं उसमें से 5 कोल ब्लॉक सिर्फ अडानी के पास हैं। लेकिन ये तो राज्य सरकार को दिया गया था, तो अडानी के पास कैसे पहुंचा? दिक्कत यही है कि जो राज्य सरकारें हैं या जो भी PSU हैं वो खुद माइनिंग नहीं करते और ये माइनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं। और जो कंडीशन इस तरीके से बनाई गई हैं कि आप बाजार मूल्य से ज़्यादा भाव पे कोयला खरीद रहे हैं, तो फिर जब बाजार मूल्य से ज़्यादा पे कोयला आप अपने ही कोल ब्लॉक से खरीद रहे हैं तो फिर आपको कोल ब्लॉक देने का कोई औचित्य ही नहीं था। तो एक तरीके से एक नया घोटाला है, ये हजारों करोड़ का घोटाला है जो कि MDO के माध्यम से अंजाम दिया जा रहा है। सर, जो अरण्य क्षेत्र है हसदेव, उसमें कितने कोल माइनिंग के सेंटर है और अब तक कितनों में स्वीकृति मिल गई है? अगर ये स्वीकृति मिल जाती है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा वहाँ के पर्यावरण पे, वहाँ के लोगों पे, ये जरा समझाएं। देखिए, हसदेव अरण्य का जो इलाका है वो 1878 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। 23 कोल ब्लॉक आइडेंटिफाई हैं, 7 कोल ब्लॉक आवंटित हैं, 2 कोल ब्लॉक में माइनिंग अभी चल रहा है, 5 नए कोल ब्लॉक हैं जिनमें माइनिंग शुरू करना चाहते हैं, जिनके भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। यदि ये स्वीकृति मिल गई तो 5 कोल ब्लॉक, जैसे अभी पलसा की दी गई, पलसा कोल ब्लॉक में 1200 हेक्टेयर जंगल जाएगा, 3 गांव खत्म हो, ये एक आकलन है, लेकिन इसका जब आप प्रभाव देखेंगे तो इससे कई गुना ज़्यादा होगा। यदि 5 कोल ब्लॉक ओपन हुए तो 17,000 से ज़्यादा 20,000 एकड़ जंगल जमीन खत्म हो जाएगा, 10 से 15 गाँव पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और ये जंगल कटेगा। इस जंगल का जो सबसे बड़ा नुकसान है कि जो बांगो डैम है जिससे सिंचाई होती है, वो डैम पे के अस्तित्व पे संकट होगा। जो वहाँ की समृद्ध जैव विविधता है वो खत्म होगी। उस जंगल के खत्म होने से जो वन्य प्राणियों के ऊपर जो संकट आएगा, मानव हाथी द्वंद्व, क्योंकि हाथी का कॉरिडोर है, मानव हाथी द्वंद्व वहाँ पे निश्चित तौर पे बढ़ेगा और उस खनन के जो पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हैं जिनकी भरपाई कभी की नहीं जा सकती। तो ये जो खनन की स्वीकृति
स्वीकृतियां हैं ये बेसिकली विनाशकारी स्वीकृतियां हैं। आप इस देश के सबसे समृद्ध वन इलाके को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं। सर राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार है और आप देखिए कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अडानी को लेकर बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकार की क्या भूमिका है और आपके आंदोलन को वो किस तरीके से साथ दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, या वो भी उनकी भी भूमिका वही है जो केंद्र सरकार की है? देखिए, कोई भी स्वीकृति प्रक्रिया, चाहे वो भूमि अधिग्रहण हो, चाहे वो वन स्वीकृति हो, पर्यावरणीय स्वीकृति, राज्य सरकार की सहमति के बिना संभव नहीं है। या ये कह सकते हैं कि वन स्वीकृति का अंतिम स्वीकृति जो है राज्य सरकार ही देगी। पिछले 15 सालों में रमन सिंह की सरकार में, बीजेपी की सरकार में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कुचला गया है और कॉरपोरेट को संसाधनों की खुली लूट की छूट रही है। कांग्रेस ने कमिट किया था कि हम आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, हसदेव अरण्य जैसे इलाकों की सुरक्षा की जाएगी। हम उम्मीद यही कर रहे थे, लेकिन पिछले 2.5 सालों में जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की सरकार है, हम देख रहे हैं कि वो इन प्रक्रियाओं में जो भूमिका निभानी थी कि आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की बात हो, कानूनों की प्रक्रिया जो कांग्रेस की ही अपने बनाए कानून है, पैसा कानून, वन अधिकार दो है, इनका जो उल्लंघन केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा की जा रही है, उसके खिलाफ आपको उसके खिलाफ खड़े होना था और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना था। लेकिन दुखद रूप से आप मोदी सरकार के सहयोगी बन के इस प्रक्रिया में काम कर रहे हैं और लोगों से उनके जंगल जमीन को छीनने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा सर, आम लोगों में जो है सामान्यतः ये बात होती है कि कोयले की ज़रूरत है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि बिजली कोयला कम होने की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, बिजली कई जगह काटी भी गई। तो ये कहा जाता है कि अगर खनन होगा, अगर संपदा है तो उसका इस्तेमाल क्यों न किया जाए, और बिजली की ज़रूरत तो बढ़ती जा रही दिन पर दिन, रोजगार बढ़ेगा, एक बात ये बोली जाती है अगर खनन होगा तो रोजगार बढ़ेगा। इसका आप इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिजली उत्पादन का कोयला अंतिम विकल्प नहीं है। आज के समय रिन्यूएबल एनर्जी है। पूरी दुनिया जब जलवायु परिवर्तन का संकट इस धरती पे जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने का संकट बन चुका है, जहां तमाम पूरी दुनिया चिंतित है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में फॉसिल फ्यूल से पीछे जाना चाहिए और बहुत सारे देश पीछे हटे भी हैं। उन परिस्थितियों में हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों पे सिर्फ कोयले के आधार पर यदि लेके जाएंगे तो अंततः आप संकट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि विकल्प हैं। दूसरी बात यह कि देखिए, कोयला, हम मानते हैं कि कोयला तो ज़मीन के अंदर रहना चाहिए, आपको ऊर्जा के अन्य स्रोतों पे, वैकल्पिक ऊर्जा पे हमें अब जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वो एक झटके में नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे आपको अभी तो कोल निकालना होगा, आपको रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, कोल को कम करना पड़ेगा, लेकिन कोल को भी आपको उन जगहों पे देखना होगा जहां पे पर्यावरण के मिनिमम नुकसान कैसे हो सकते हैं। हसदेव जैसे समृद्ध इलाके जहां पे आप ही ने कहा था कि यहां पे हम नो गो करेंगे, वहां पे आप माइनिंग करके सिर्फ क्योंकि एक अडानी जैसे कॉर्पोरेट जो है वहां पे उनके मुनाफे जुड़े हुए हैं, ये अपने आप में बड़ा विनाशकारी कदम है। और सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी परियोजना आप लेके आते हैं, उस परियोजना के लाने में जो प्रभावित समुदाय हैं, उनके जो अपने संवैधानिक अधिकार हैं, उनकी आजीविका, संस्कृति, उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप उनकी राय को कुचल के, उनके अधिकारों को कुचल के आप आगे नहीं बढ़ सकते। दुखद रूप से आज यही हो रहा है। आखिरी सवाल ये जानना चाहते हैं कि एक आवंटन एक तो फाइनल हो गया कि आप वहाँ खनन होगा, 4 अभी और बचे हुए उस क्षेत्र में, आगे आपका आंदोलन, आप लोगों का आंदोलन, चाहे अरण्य क्षेत्र वाला हो या छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, आगे आंदोलन का क्या रास्ता है? देखिए, पिछले 1 दशक से लोग अपने जंगल जमीन, अपनी आजीविका, संस्कृति, अस्तित्व, पर्यावरण बचाने के लिए आंदोलनरत हैं। और ये आंदोलन एक तरीके से जो हम कह रहे हैं कि तो देश को बचाने का आंदोलन है, क्योंकि हसदेव बचेगा तो देश बचेगा। ये संघर्ष यथावत जारी
रहेगा। हम पिछले दिनों पदयात्रा किए हैं। निश्चित तौर पे आपने कहा यदि फर्जी स्वीकृतियाँ देके भी आप ज़मीन लोगों की कोशिश करेंगे, ज़मीन पे लोग प्रतिरोध करेंगे, रोक विरोध करेंगे और एक व्यापक हम सॉलिडारिटी की अपील करते हैं समाज से कि लोग आएँ, ऐसे संघर्षों को मदद करें। और इसके साथ जो कानूनी लड़ाइयाँ हैं, कानून के रास्ते वो खुले हैं। हम न्यायालय के भी दरवाजे खटखटाए हैं और आगे भी हम जाएंगे कि हमें वहाँ से भी न्याय मिले। तो जो भी संभावित रास्ते हैं लोकतांत्रिक तरीके से ज़मीनी संघर्ष को तेज करना, न्यायालय में जाना, वो सारी कोशिश जो है हम लोग आगे जारी रखेंगे, आंदोलन चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे आलोक जी, जिनका कहना है कि संवैधानिक तरीके से जो भी रास्ते होंगे हम उसे अपनाएंगे और आंदोलन जारी रहेगा। बसंत कुमार, newslaundry.com के लिए। खबरों की तह में जाकर की जाने वाली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन से नहीं आपके सहयोग से चलते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें।